नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। मेरे साथ मैं हूं मोहम्मद आरिफ कुरैशी। बात करेंगे आज हम रुहेलखंड के रण की। यूपी की 11 सीटों पर मतदान होना है, 121 सीटों पर तमाम भारत के अंदर मतदान होना है, लेकिन आखिर रुहेलखंड का जो ये रण है क्या कुछ कह रहा है। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इस रण में उतर चुके हैं और तमाम नेताओं के सरपरस्ती भी साथ में है, दुआएं भी साथ में है, सियासत भी साथ में है, राजनीति भी साथ में है। मसला यह है कि आखिर ये इलाका पिछड़ेपन से भी जूझ रहा है, इस इलाके में पॉलिटिक्स भी की जा रही है, इस इलाके में आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाम क्या सोचती है इस रुहेलखंड के बारे में, मतदाताओं का क्या रुख है और नेताओं की कितनी बिसात इस इलाके में अपनी जड़ फैला चुकी है। इस तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस खास रिपोर्ट के साथ में। वैसे तो इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव की अहमियत और दूसरे चुनावों से कहीं ज्यादा मानी जा रही है, लेकिन इनमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो पूरे चुनावी नतीजों पर असर छोड़ सकते हैं। इन्हीं में से एक इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड। रुहेलखंड के अंतर्गत कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। हालांकि संख्या के हिसाब से ये हैं तो बहुत कम, पर इनकी अहमियत इसलिए ज्यादा मानी जा रही है कि इनमें मुस्लिम मतदाता चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से प्रभावित करने की पोजीशन में हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक और बात काफी मायने रखती है, और वो ये कि इन्हीं में से एक सीट यानी पीलीभीत पर बीजेपी से मेनका गांधी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 10 साल से दोनों मायावती जी की सरकार और सपा की सरकार में नए विधवाओं को पेंशन नहीं मिला। तो जब आप विधवा हैं जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उनको आप पेंशन नहीं दे सकते, तो क्या आप बाकी समाज को पेंशन देंगे? कहने वाली बात। आप कह रहे हो विधवा जो 250 रुपये महीने की मिलती है, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है नए विधवाओं को पेंशन देना, तो फिर बाकी क्या पेंशन? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान इसी इलाके से आते हैं। हालांकि वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे, पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो वहीं संभल से बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके शफीकुर रहमान बर्क, मुरादाबाद से कांग्रेस की उम्मीदवार बेगम नूर बानो और यूपी के सीएम अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुरादाबाद से ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हाजी याकूब कुरैशी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जीत उनकी झोली में जरूर आएगी। बीजेपी के बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी का भी रिश्ता इसी इलाके से है, इसलिए उन्हें भी ये साबित करने की फिक्र है कि उनकी हैसियत में और इजाफा हो। तो वहीं बरेली से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी चुनावी मैदान में हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश का एक रूप के हिसाब से विकास होगा। समस्याओं की दिशा में उनके समाधान है तो अच्छे कदम उठाएंगे। बरेली के प्रति हम जिम्मेदार और जागरूक हैं। बरेली की सारी समस्याओं से परिचित हैं, उनका सही ढंग से समाधान। माना जा रहा है कि संतोष गंगवार को बीएसपी उम्मीदवार उमेश गौतम से कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की आयशा आलम और कांग्रेस की प्रवीण एरन ने भी बरेली की सीट पर चुनौती को चौतरफा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जो उद्योग लगे हैं उनको जितनी भी समस्या है उसको दूर करना, ये एक प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है खास तौर से क्षेत्र की, जो महिलाओं के साथ या लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं बरेली में, उनको दूर कराना। ये लोकल की प्राथमिकता है, जो देश की प्राथमिकता है उनसे अलग। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की वजह से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। रुहेलखंड की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां इसका असर देखा भी जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह बरेली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसक घटनाएं भी रही हैं। लिहाजा मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को जिस तरह से बीजेपी ने टिकट दिया, वो इस बात को यकीनी बनाता है कि वोटों के ध्रुवीकरण की हर मुमकिन कोशिश यहाँ की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही इस तरह की कोशिश की है, बल्कि और दूसरी पार्टियों ने भी चुनावी नतीजों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी की राह पर चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रुहेलखंड में किसकी हिकमत कितनी कामयाब रही, ये तो 16 मई के बाद ही पता चल जाएगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो ये कहा जा रहा है कि 14 के चक्रव्यूह में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलती हुई नजर आती है, लेकिन क्या वाकई बड़ा सवाल यह है कि रोहेलखंड में रूहानी आएगी या फिर नहीं आएगी? ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल सर मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि आखिर जिस तरह से इस रोहेलखंड के अंदर राजनीतिक कसीदे जो पढ़े जा रहे हैं तमाम नेताओं की तरफ से, उनके आखिर मायने क्या हैं? क्योंकि 5 पार्टियां अगर मैं देखूं, मेन पार्टी बीएसपी, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी जो अभी आई है, पांचों मैदान में है। देखिए, ये रोहेलखंड का जो इलाका है दरअसल वैसे तो गंगा जमुना तहजीब वाला है और साथ में यहाँ पर जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है वो काफी बड़ी तादाद में है यहाँ पर, और काफी कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मैं कहूँगा कि 11 की 11 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना पूरा जोर इस इलाके में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे क्षेत्र में 11 सीटों पर ध्रुवीकरण के सहारे कमल खिलाने की कोशिश में है। जहां तक आपका सवाल है आरिफ, तो इस इलाके में आम आदमी पार्टी का कोई खास वजूद नहीं है। इसलिए जो मुख्य मुकाबले में हमें देखने को मिलता है तो कहीं भाजपा से समाजवादी पार्टी का मुकाबला हो रहा है, कहीं भाजपा का बसपा से हो रहा है, कहीं कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। ये इलाका दरअसल जो चारों पार्टियां हैं उनमें बटा हुआ है। पिछली बार हम 2009 के चुनाव की बात करें आरिफ, तो समाजवादी पार्टी ने 11 में से 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2009 में और 3 सीटें उसे हासिल हुई थी इस क्षेत्र से, और 2 सीटों पर बीजेपी और शेष पर बसपा। लेकिन वर्मा साहब, इस बार के अगर मैं समीकरण देखूं, आप जो है तमाम पार्टियां देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं या फिर समाजवादी पार्टी की बात करूं, जो कि मुस्लिमों को कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, और अब बीजेपी भी, राजनाथ सिंह ने भी अभी टॉपी पहन के दिखा दिया कि वो भी मुसलमानों के अपने पक्ष में, और कांग्रेस तो कहती है। चारों पार्टियों ने अलग अलग पत्ते खोले हैं मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके, चाहे हाजी याकूब कुरैशी के रूप में ले लीजिए या फिर शफीकुर रहमान बर्क के रूप में आप ले लीजिए। आरिफ सर, रोहेलखंड में करीब 1 दर्जन इस समय मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ही पता लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो माइनॉरिटीज के वोट को इस रोहेलखंड क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और इसी से ही दिशा तय होगी रोहेलखंड से कि दरअसल जो माइनॉरिटी का वोट है, अगर हम सीधे सीधे कहें मुस्लिम्स का वोट है, वो किस दल की तरफ गया। मुलायम सिंह के भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, वो बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान साहब खुद रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा है। इस तरह का सलीम शेरवानी साहब चुनाव लड़ रहे हैं आंवला क्षेत्र से। तो इस तरह हम देखें तो तमाम मुस्लिम जो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं वो इस रोहेलखंड क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्मा साहब, एक चीज और दिलचस्प बनती है यहाँ पर, जो अल्पसंख्यकों की बात हमने की, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक है, मुसलमानों की जगह अल्पसंख्यकों की राजनीति वहां पर देखने को मिल रही है। उसकी वजह है कि निर्णायक वोट, देखिए कई सीटें वहां पर ऐसी है जहां पर 40% तक मुस्लिम वोट है, या रामपुर में तो 50% हम कहें लगभग वोट है वहां पर। तो कई सीटें ऐसी जिसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लिहाजा, लेकिन जहां तक मैं अगर विकास की बात करूं, माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की बात तो सभी दल बात करते हैं, लेकिन ये पूरा रोहेलखंड क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं हर चीज, हर मामले में पिछड़ा हुआ है। जो भी लखनऊ में सरकार जिसकी रही या दिल्ली में जिसकी सरकार रही, उसने कोई ध्यान इस रोहेलखंड के डेवलपमेंट की ओर नहीं दिया। लिहाजा वहां पर बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याएं भी बनी हुई हैं। उद्योग भी बड़े बड़े वहां नहीं लगे हैं। बेरोजगारी की समस्या है। इस तरह हम देखते हैं डेवलपमेंट वहां पर एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है सांप्रदायिकता का। दोनों, चाहे कोई भी दल हो, हर कोई वहां पर ध्रुवीकरण के प्रयास में आरिफ लगा हुआ है ताकि किसी भी तरह से उसे वोट मिले। लेकिन वर्मा साहब, एक चीज और इंटरेस्टिंग बनती है तमाम चुनावों के अंदर, आपने देखा होगा कि जिस तरह से विकास की बात की, वहां पर सड़क और खाना, पानी, लाइट, ये बुनियादी समस्या बेशक जरूर हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, वो कहती है कि हमने यूपी सरकार को बहुत दिया, और यूपी सरकार कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत तमाम प्रयास किए, जबकि ये झूठे प्रयास हैं। तो इन तमाम वादों का आखिर फर्क क्या पड़ेगा जनता पर? देखिए, बिल्कुल इस बार जो रोहेलखंड का इलाका, वहां डेवलपमेंट एक प्रमुख मुद्दा है। मेनका गांधी बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह अमेठी और रायबरेली को लोग उम्मीद करते हैं कि उनका डेवलपमेंट गांधी परिवार ने किया, इसी तरह लोग उम्मीद कर रहे थे कि मेनका गांधी और वरुण गांधी, पिछली बार वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़े थे और मेनका गांधी आंवला से थी, शायद इस रोहेलखंड की किस्मत चमकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वरुण गांधी तो सुल्तानपुर चले गए, उनकी जगह उनकी मां पुनः पीलीभीत से चुनाव लड़ रही हैं। इसी प्रकार आजम खान, रामपुर का तो विकास उन्होंने
उन्होंने किया, लेकिन पूरे रुहेलखंड की अगर हम बात करें तो वो विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। इसी प्रकार सलीम शेरवानी केंद्रीय मंत्री रहे, संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री रहे, बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, लेकिन रुहेलखंड का ये क्षेत्र जो है हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा। लोगों ने अपने स्तर पे तो तरक्की की, लेकिन सरकारी योजनाओं का जो लाभ यहां आना चाहिए था उतना नहीं आया। वर्मा साहब, पीलीभीत की आपने बात की, पीलीभीत से मैं कैंडिडेट मेनका गांधी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी, लेकिन बाकी अगर तमाम पार्टियों की अगर मैं कैंडिडेट पर नजर डालूं तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर नहीं आता जो मेनका गांधी को टक्कर दे सके। हाँ, देखिए मेनका गांधी लगातार पिछले करीब 2 दशकों से मैं कहूं तो गांधी एक तरह से जो मेनका गांधी का गांधी परिवार है वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन जितना विकास पीलीभीत का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है आरिफ कि पीलीभीत और बरेली इसको जोड़ने वाली जो ट्रेन है वो भी अभी छोटी लाइन पे चली है, उसका गेज परिवर्तन भी नहीं हो पाया है कि बड़ी लाइन से उसको जोड़ा जा सके। इसलिए वहां पर जो लोग हैं पीलीभीत में उन्हें बरेली आना पड़ता है एजुकेशन के लिए या दूसरी सुविधाओं के लिए, या फिर वो लोग दिल्ली आते हैं। आज पीलीभीत की कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से रेल मार्ग के जरिए सीधी नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि आज पीलीभीत सीधे दिल्ली से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका लाभ वहां के लोगों को उतना नहीं हो पा रहा, ना व्यापार डेवलप हो पा रहा है, ना उद्योग लग पा रहे हैं। हाँ, इस इलाके में शुगर केन का काम बहुत ज्यादा होता है, पीलीभीत जो इलाका है, लेकिन उस जो विकास होना चाहिए वो बरेली, पीलीभीत या रामपुर कहें हम या इधर बदायूं कहें, उतना डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। वर्मा साहब, मैं आता हूं अब संभल सीट पर, जहां से कहते हैं कि मुस्लिमों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। यहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, एक बीएसपी की तरफ से, एक एसपी की तरफ से। अकीलुर रहमान खान ये बीएसपी की तरफ से और शफीकुर रहमान बर्क ये एसपी की तरफ से। आखिर ये ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का जो हुआ है, तो मुस्लिमों का मिजाज क्या है संभल सीट के लिए? खाली देखिए यहां पर मुस्लिम वोटों का अगर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा, इन तीनों में एक होड़ लगी है कि कौन कितने ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल कर सकता है चुनाव में, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट ही निर्णायक भूमिका अदा करता है। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है किसी तरह से मुस्लिम मत यहां पर बिखरे और उसका कमल खिले, उसकी वोट सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति यहां पर सभी दल इस रुहेलखंड में खेल रहे हैं। यह बात अलग है कि रुहेलखंड की जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर ही वोट देना चाहती है। यहां पर एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक हिंसा मुद्दा रहा है। बरेली में 2 महीने कर्फ्यू पिछले दिनों लगा रहा। बरेली एक शांति प्रिय जनपद रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में वहां पर कुछ छुटपुट और बड़ी हिंसक सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, जिसने वहां पर एक ध्रुवीकरण को बनाने का काम किया है। और अब उस ध्रुवीकरण को ये राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसको वोटों में तब्दील करना चाहते हैं। वर्मा साहब, मैं आता हूं मुरादाबाद सीट पर। 2 बड़े चेहरे अगर मैं बात करूं, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट, यहां पर बेगम नूर बानो और हाजी मोहम्मद याकूब, बीएसपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। क्या रिजल्ट आ सकता है? बेगम नूर बानो रामपुर में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही हैं। इस बार वो मुरादाबाद से आई हैं क्योंकि अजरुद्दीन साहब राजस्थान चले गए हैं और चुनाव उनका जो है इस बार नूर बानो के ऊपर है, तो कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है। यहां पर किसी तरह नूर बानो जो रामपुर में उन्होंने कांग्रेस के लिए किया, वो शायद मुरादाबाद में भी उनके करिश्मे पर निर्भर कांग्रेस पार्टी यहां कर रही है। याकूब कुरैशी भी बहुत मजबूत उम्मीदवार है मुरादाबाद में, और इसमें यह लग रहा है कि बीजेपी के जो सर्वेश कुमार सिंह है मुरादाबाद में, वो कहीं अपनी सीट ना निकाल ले जाएं। चलिए वर्मा साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि आखिर आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम 11 सीटों पर आंकड़ा आखिर क्या है और जनता के दिमाग में आखिर इन कैंडिडेट्स को लेकर चल क्या रहा है। तो रुहेलखंड का रण में ये देखिए, बदायूं में धर्मेंद्र यादव, और अगर रुहेलखंड नगीना की बात करें तो गिरीश चंद्र जाटव और यशवीर सिंह मैदान में हैं। यहां पर टक्कर है बीजेपी और बीएसपी की अरविंद गिरी और अजय कुमार, और पीलीभीत की अगर बात करें तो संजय कपूर और मेनका गांधी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से शफीकुर रहमान बर्क संबल और सत्यपाल सिंह बीजेपी, इन दोनों में टक्कर होने की उम्मीद है। शाहजहांपुर से अगर बात करें तो उमेश सिंह कश्यप यहां से एक बड़ा चेहरा है। मुरादाबाद में बेगम नूर बानो और हाजी मोहम्मद याकूब की टक्कर है। रामपुर से अकबर हुसैन और डॉक्टर नेपाल सिंह, यानी बीएसपी और बीजेपी, रामपुर से इन तमाम की टक्कर होने वाली है। और अगर बदायूं की बात करें तो धर्मेंद्र यादव और अकमल खान, यानी कि बीएसपी और एसपी, इन तमाम चेहरों में जो है ये फेमस चेहरे हैं। गिरीश चंद्र जाटव बीएसपी से, नगीना से, और यशवीर सिंह एसपी से। इन रुहेलखंड के रण में यानी कि बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े राजनेता इस वक्त शामिल हैं जो अपने किस्मत आजमा रहे हैं। अरविंद गिरी की और अजय की हमने बात की। मेनका गांधी सबसे महत्वपूर्ण सीट, संजय कपूर को यहां पर टक्कर देंगी पीलीभीत से। पिछली बार कई बार विजय बीजेपी की यहां पर हुई है इस सीट पे, और लगातार इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है, लेकिन देखना वो क्या कुछ होगा। शफीकुर रहमान भी हैं, उमेश सिंह भी हैं, तमाम लोग इस तरह से मैदान में हैं। ये बड़ा
वर्मा साहब, ये ग्राफिक्स प्लेट हमने दिखाई, इनमें तमाम 11 सीटों का यहां पर फैसला अब होना है। कल वोटिंग होगी, मतदाताओं के लिए विकास, जैसे कि आपने कहा, तमाम मुद्दा होगा। लेकिन क्या वाकई में आज इलेक्शन जो है 2000, अगर मैं 14 की बात करूं, 14 का चक्रव्यूह जो है वो विकास को भुलाकर क्या सांप्रदायिकता की राजनीति करने का अवसर है? क्योंकि हम विकास से बहुत पीछे हैं। अगर हम रुहेलखंड की बात करें, जैसे कि आपने भी पहले बताया था, तो वोटर्स को करना क्या चाहिए? आरिफ साहब देखिए, इस इलाके में दुखद बात यह कि सांप्रदायिकता प्रमुख मुद्दा बन गया, उसके आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है, वोटों में हमें दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। लेकिन विकास यहाँ का मुख्य मुद्दा रहा है। बिजली पानी से आज तक वहां लोग जूझ रहे हैं, सड़कों की किल्लत है, वहां पर सड़कें नहीं बनती हैं, सालों सालों टूटी सड़कें रहती हैं, छोटी लाइन, कई जनपद ऐसे हैं जो छोटी और बड़ी लाइन की दिक्कत से आज भी जूझ रहे हैं, उद्योग धंधे है नहीं, और लोगों को शिक्षा भी सही तरह से उपलब्ध वहां पर नहीं है। तो ये तमाम बुनियादी समस्याएं वहां पर हैं। और आप देखिए, जो माइनॉरिटी की लोग बात करते हैं, उस दृष्टि से भी इस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ। बरेली में पतंगबाजी का बहुत काम होता, बड़ा मांझा मशहूर है, लेकिन सरकार की तरफ से उस मांझा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जहां तक हम देखें, इस पूरे रुहेलखंड में मुलायम सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। मेनका गांधी की प्रतिष्ठा दांव लगी है, वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रही हैं। इसी प्रकार आजम खां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा है, इस कारण उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तमाम बड़े जो मुस्लिम नेता अपने आप को उत्तर प्रदेश का कहते हैं, इस सूबे, इस रुहेलखंड क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बरेली बड़ा रोचक मुकाबला हो रहा है। पिछली बार यह सीट 2009 में कांग्रेस सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा के संतोष कुमार गंगवार प्रवीण सिंह ऐरन को चुनौती तगड़ी दे रहे हैं। उमेश गौतम जो बसपा के उम्मीदवार हैं, शिक्षाविद हैं, और वहां पर उन्होंने एजुकेशन के लिए खासा काम किया, तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। वर्मा साहब, हमारी चर्चा जो है जारी रहेगी। देखना होगा कि रुहेलखंड की राजनीति आखिर क्या कहती है। क्या विकास, लैक ऑफ फैसिलिटी, सुविधाओं की जो कमी है, क्या जनता इस बार, आवाम इस बार उसको जहन में रखती है या फिर उसको दरकिनार करती है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर रुहेलखंड की जनता का मिजाज आखिर क्या है। चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। 14 के चक्र में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मनोज वर्मा साहब, राजनीतिक संपादक, लगातार मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। रुहेलखंड की राजनीति आखिर क्या कहती है? यहां पर रूहानी आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर जनता इस बार विकास के नाम को लेकर, विकास को दरकिनार कर सांप्रदायिकता या फिर धर्म जाति की राजनीति यहां पर करती है, वोट वहां पर डालती है? ये तमाम चीज देखने वाली होंगी। वर्मा साहब, एक चीज मुजफ्फरनगर दंगों में देखी गई कि जिस तरह से सपा, बीजेपी और बसपा ने तमाम अपने तीर चलाए, आवाम जो है, आम लोग जो है उनकी जान गई, उनको बेघर हुए। ये आखिर दंगा जो हुआ, इसकी वजह से वहां पर क्या असर पड़ने वाला इन 11 सीटों पर? देखिए, मुजफ्फरनगर का दंगा तो अभी हाल फिलहाल में हुआ, लेकिन बरेली और उसके आसपास की बात करूं, पिछले 2-3 सालों से वहां पर सांप्रदायिक हिंसा, लगातार छुटपुट बड़ी घटनाएं होती रही हैं। अगर 1.5-2 साल पहले की बात करूं, 2 महीने बरेली में कर्फ्यू लगा रहा। तो ये एक थोड़ा सा रुहेलखंड के लिए थोड़ा अलग ये तस्वीर पेश करता है, क्योंकि अगर आप देखें, बरेली में कभी दंगे इससे पहले नहीं होते थे, लेकिन अचानक इधर पिछले समाजवादी पार्टी की जब से मैं कहूं सरकार बनी है, उसके बाद से कुछ सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई, जहां और कानून व्यवस्था का सवाल वहां पर उठा। उस लिहाज से यहां पर ध्रुवीकरण का हमें संकेत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग ध्रुवीकरण के उस पर भी वोट मतदान करने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन विकास सबका मुद्दा है, वो अल्पसंख्यकों का भी है और वो बहुसंख्यकों का भी है। देखिए, विकास जब आता है वो सबके लिए आता है, इसलिए विकास तो सभी का मुद्दा है। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपनी तरह से गेम करते हैं आरिफ, और वो लोगों को लुभाने के लिए जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वही खेल रुहेलखंड में खेला जा रहा है।
इसलिए मुलायम सिंह ने भी काफी जोर लगाया रुहेलखंड की तरफ, बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने भी काफी वहां पर जोर लगाया और भाजपा पूरा जोर वहां लगाई हुई है। अमित शाह कई दिन से वहां डेरा डाले रहे। तो आप देखिए कुल मिलाकर इस रुहेलखंड में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी ये चकोणीय मुकाबले यहां देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आम आदमी पार्टी है वो मुझे कहीं बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति किसी को पेश कर पाएगी ऐसा नहीं लगता। वर्मा साहब, आपने नरेंद्र मोदी की बात की, बीजेपी की बात की, आपने कहा अमित शाह ने वहां पर डेरा डाला हुआ था, जबकि उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी की गई, एफआईआर तमाम दर्ज हुई। नरेंद्र मोदी का फैक्टर जो तमाम हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, मोदी लहर है, अब की बार मोदी सरकार, तमाम तरह के नारे दिए जा रहे हैं, मोदी फैक्टर देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल यहां पर मोदी फैक्टर का बिल्कुल असर होगा, क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यक भारी पैमाने पर हैं और जिस तरह के सवाल मोदी फैक्टर को लेकर उठाए जाते हैं उसमें माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा कारण रहती है। आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर मुस्लिम उनसे बात करेंगे, मुस्लिम मौलाना बात करेंगे तो उनसे प्यार करने लगेंगे। तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी अपना एक बड़ा दिल और एक सकारात्मक संदेश मुसलमानों को देकर लुभाना चाह रहे हैं इस क्षेत्र के। इसलिए रुहेलखंड के इस 11 सीटों से पहले राजनाथ सिंह हो, भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी या नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों ने ही मुसलमानों को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी आजमाकर एक बार देखें। वर्मा साहब, इस बार जरूर अगर उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने और राजनाथ सिंह ने सकारात्मक संदेश दिया है, लेकिन इससे पहले अगर मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करूं तो उसके अंदर राम मंदिर का जो जिक्र किया गया है उसको देखकर भी रुहेलखंड के अंदर तमाम जो बड़ी तादाद में मुस्लिम है उसका फर्क यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए मंदिर एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंदिर मुद्दे को कितना ज्यादा मैनिफेस्टो में वर्मा साहब डाला हुआ है, मैनिफेस्टो में डाला था, मैनिफेस्टो में उनका पहले भी रहा है, लेकिन इस बार विकास का जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा है। और राम मंदिर का मुद्दा मैंने जो घोषणा पत्र देखा है उसमें आखिरी पन्नों पर है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार विकास के एजेंडे के साथ रुहेलखंड में खेलना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं दंगों की राजनीति जो है वो इस पूरे इलाके में रुहेलखंड में एक ध्रुवीकरण को कारण बन रही है। बिल्कुल। आजम खान का फैक्टर मैं आपसे जो है शेयर करना चाहूंगा। आजम खान ने अभी एक बयान दिया कि मुसलमानों की कारगिल की युद्ध के दौरान मुसलमानों ने फतेह दिलाई थी, एक ये बयान, उसके बाद में फिर उन्होंने मोदी पर हमला किया कि मोदी कातिल हैं, तमाम तरह के इल्जामात लगाए। आजम खान का फैक्टर कितना वहां पर? देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है और 11 सीटें जो हैं इसमें मुस्लिम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है या प्रभावित करने की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी खासतौर से आजम खान ने जो बयान हाल फिलहाल दिए, चाहे वो कारगिल युद्ध को लेकर दिया या नरेंद्र मोदी को लेकर दिया, उससे सीधे सीधे संकेत यह है कि समाजवादी पार्टी और आजम खान भी चाहते हैं कि जो मतदान हो वो ध्रुवीकरण के आधार पर ही हो और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों को भी यह राजनीति सूट कर रही है। लेकिन विकास जो है वो मुझे डर है कि कहीं ना कहीं वो मुद्दा पीछे ना छूट जाए। विकास इस इलाके का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। वर्मा साहब, विकास बिल्कुल बेशक पीछे छूट रहा है, आपकी चिंता जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि मायावती का मैंने बयान सुना, मायावती ने भी यही कहा था कि नरेंद्र मोदी को हमें रोकना है और सपा की चालों को हमें नाकाम करना है। तो मायावती ने भी वही बीज बोया कि आप मुस्लिम वोटों का धर्मीकरण कीजिए और आप जीत सत्ता में बैठ जाइए। वही देखिए यह सबके समीकरण है। इस इलाके में अगर देखा है दलित भी अच्छे खासे हैं। मायावती चाहती हैं दलित और मुस्लिम का एक फैक्टर बने और वो अधिक से अधिक सीटें जीतें। इसी प्रकार मुलायम सिंह चाहते हैं ओबीसी और अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का एक समीकरण बने और वो अधिक से अधिक सीटें जीतें। बीजेपी चाहती है कि ओबीसी और अपर कास्ट का जो बहुसंख्यक है वो एकजुट हो और वो सीटें अधिक से अधिक जीते। कांग्रेस इन सब तीनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी यहां कोई किसी बहुत बड़ा कोई गोल खिला पाएगी। नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जनाधार जो है वो रुहेलखंड के अंदर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय बरेली जो था, अब्दा बेगम काफी समय तक जीतती रही बरेली से, लेकिन धीरे धीरे जो अयोध्या आंदोलन हुआ और मंडल कमंडल की जो राजनीति हुई उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं इस रुहेलखंड क्षेत्र से किनारे लग गई। लेकिन पिछली बार इस क्षेत्र में उसने 3 सीटें जीती थी और एक अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि महंगाई और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इस बार कांग्रेस को रुहेलखंड क्षेत्र में भी उठाना पड़े। लेकिन वर्मा साहब, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार ये दावा करते हैं कि यूपी के अंदर भी उनकी पार्टी की हवा है और क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट भी यूपी से कई जगह से खड़े किए हैं, तो उनका दावा आखिर कितना सही है? देखिए, उम्मीदवार खड़े करना एक अलग बात होती है, लेकिन मुझे जहां तक रुहेलखंड क्षेत्र का जो मैंने दौरा किया और मैं जितना रुहेलखंड क्षेत्र को जानता हूं, क्योंकि उस इलाके का रहने वाला हूं, मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र में केजरीवाल जी की जो राजनीति है, जो दिल्ली में जिस तरह से वो शासन छोड़ के चले गए, उसको रुहेलखंड की जनता पसंद करेगी।
चलिए देखना होगा कि किस तरह से रोहिलखंड के अंदर रूहानी लौट पाती है या फिर नहीं, विकास को दरकिनार किया जाता है या फिर विकास के नाम पर यहां पर वोट दिए जाते हैं। एक बड़ा सवाल यही है कि विकास को भूलकर धर्म, जाति और सांप्रदायिकता की आखिर राजनीति करने वालों के लिए वोट कितने कीमती हैं, यह जनता को समझना होगा। वर्मा साहब, आप मेरे साथ जुड़े, आपने तमाम एक्सपर्ट्स कमेंट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस 14 के चक्करों में भी मेरे साथ नहीं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार।